एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर चली गई। पति और सास इतनी दूर अपने गांव, कसूर बड़ा कहाँ था उनका। एक बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ की परवाह ही तो की थी। सोचते हुए रिया ने आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे 2 महीने हो गए। मायके में आते ही लॉकडाउन लग गया। चाह कर भी 500 किलोमीटर की यात्रा मुश्किल थी। अपने घर के बाहर बरामदे से उतरती सीढ़ियों पर गुमसुम बैठी रिया को आज उस दिन पर खौफत हो रहा था जब बेवजह ही घर छोड़ निकल आई थी। आंखों में आंसू के पर्दे पर चलचित्र की तरह वो घटना चलने लगी। माँ, मैंने खाना बना दिया है, आप खा लेना और सो जाना। आज मैं और रवि फिल्म देखने जा रहे हैं। रवि आते ही होंगे, बस मैं तैयार हो जाऊंगी, कहते हुए बिना ये सुने चली गई अपने कमरे में। कि सास कमला जी ढंग से बोल भी नहीं पा रही थी। बहुत धीमे आवाज में बोली, बहू मुझे बुखार सा लग रहा है। रवि आया तो वो एकदम तैयार खड़ी थी। रवि, जल्दी से चेंज कर लो, और मैंने माँ का खाना बना दिया, उन्हें बता भी दिया है, कहते हुए सोफे पर बैठ गई। रवि ने जाकर माँ के कमरे में झांका। माँ बिस्तर पर निडल सी आंखें मूंदे पड़ी थी। माँ माँ 2-3 बार आवाज लगाया, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। जाकर देखा तो माँ तेज बुखार में तप रही थी। रिया, रिया, हाँ कहो। माँ को तो बहुत तेज बुखार है। अच्छा, तो मैं दवा देती हूँ, हमारे जाने में आधे घंटे का समय है, तब तक बुखार उतर जाएगा। क्या कह रही हो तुम? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, समझी? और जाओ, बुखार की दवा और ठंडे पानी का बाउल लेकर आओ। कहते हुए जैसे रवि की आंखों से अंगारे बरस रहे थे, रिया पैर पटकती गई, दवा और पानी देकर चली गई। अपने कमरे में जाकर सारा श्रृंगार उतार सो गई बिस्तर पर। कमरे का लाइट बंद कर उस कमरे को कौफ भवन बना दिया। माँ का बुखार उतरा कि नहीं, किसी ने खाना खाया या नहीं, उसको कोई परवाह नहीं थी। रवि ने माँ को दवा दिया, जाकर खुद उनके लिए खिचड़ी तैयार की। खिचड़ी बनाते समय रो पड़ा। वो अभी 6 महीने पहले पापा इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गए। उनके जाने के साथ जैसे माँ का आधा हिस्सा चला गया। सच ही कहते हैं, सब पति पत्नी एक दूसरे के आधे आधे अस्तित्व का हिस्सा होते हैं। माँ जैसे जीना भूल गई। सोच आंखों से आंसुओं का मेला सा उमड़, और फिर उसने अपने आप संभाला और जाकर माँ को खिचड़ी खिलाई, उन्हें सुलाया। रिया, उठो, चलो कुछ खा लो। माँ के लिए जो खाना बनाया था, दोनों मिलकर कुछ खा लेते हैं। रिया, रिया कितनी बार बोला, लेकिन रिया ने कोई उत्तर ना दिया। निराश होकर वो भी चुपचाप सो गया। सुबह उठने पर भी रिया का मूड खराब था। रिया, क्या है ये सब? एक दिन हम बाहर नहीं गए तो क्या तुम ऐसे रिएक्ट करोगी? माँ के लिए नाश्ता तो बनाओ, उन्हें दवा लेनी है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। रवि, मुझसे कुछ नहीं होगा, जाओ, जाकर माँ के पल्लू से बंध जाओ, मुझसे बात ना करो। सुना कर रवि का पारा चढ़ गया। माँ अभी भी बुखार में तप रही है और रिया का यह व्यवहार। रिया, माँ बीमार है, कुछ तो शर्म करो। मैं अभी तुम्हारे जिंदगी में हूँ, तुम भी याद करो। एक बात कहूँ रवि, तुम जैसे लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। रिया, चुप हो जाओ, मेरी माँ बीमार है। पापा के जाने के बाद उनकी क्या हालत हो गई, क्या तुम्हें जरा भी मोह नहीं आया? कहते हुए कमरे में गई और जाकर अपना सूटकेस लेकर निकली। कहते हुए निकल गई बिना जाने कि रवि क्या कहता है। रवि अबक सा खड़ा देखता रह गया। उसे एक बार मुड़ कर देखा रिया ने, उसकी वो सूनी आंखें आज तक उन आंखों के अभिशाप को कहाँ भूल पाई। वो एक हफ्ते का कह के गई, आज 2 महीने हो गए। सच ही एक अभिशाप जीवन जी रही थी। वो तो अभिशाप जिसे उसने खुद चुना था। समय के साथ अपनी गलती का एहसास हुआ तो दादी से सब कुछ कह दिया। दादी के आंखों से आंसू बह चले। बिटिया, आज तुमने मेरी परवरिश को धूल में मिला दिया। इतनी छोटी सी बात पर ऐसा गुस्सा, और वो भी तब जब कमला को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। छी छी, ये मेरे संस्कार तो नहीं हैं।
उस बेचारी ने अभी अपना पति खोया है। एक बेटे के प्यार को उलाहना भरे शब्दों से भेद कर चली आई। तुम मेरे पास कहते हुए मुंह फेर लिया। दादी ने माँ बाप बचपन में एक एक्सीडेंट में चल बसे, तब दादाजी और दीदी ने ही तो पाला पोसा उसे। जाकर दादी के पैरों पर गिर गई। दादी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी और जाकर ऐसे ही माँ से माफ़ी मांग लूँगी। दादी दादी कुछ तो कहिए ना। आज सारी बातें याद करने लगी रिया। अतीत की गलतियों में भटकने के बाद होश आया तो देखा दादा जी और दादी नहीं है। घर के सामने बगीचे और इर्द गिर्द देखा, कहीं नहीं है। तभी गौरी ने बताया, जिज्जी वो दादाजी और दादी गाड़ी लेकर कहीं गए हैं सुबह सुबह, और हमको कह गए विधि से नाश्ता और खाना पकाने को, शायद कोई मेहमान आने को है। अच्छा कहकर बाथरूम में गई। नहा धोकर मन में ताजगी आई और शरीर में जैसे जान जाकर तैयार हो गई। साड़ी निकालने गई तो हाथ सीधे गुलाबी शिफॉन की साड़ी पर गया। रवि का सबसे पसंदीदा साड़ी पिछले बरस ही तो दिया था उसने मेरे जन्मदिन पर। सोचते हुए मुस्कुराने लगी। जाकर जल्दी जल्दी साड़ी को करीने से न बांधा, लंबे बालों को ढीला जूड़ा बना, ओठों को ऊपर लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और मांग में सिंदूर की महीन सी रेख खींचती तैयार हो गई। गुलाबी साड़ी पर लाल चूड़ियाँ रवि की बहुत पसंद थीं। कितना गुस्सा किया था जब उसने लाल चूड़ी पहनने को कहा था। रवि ये कैसा मैचिंग होगा, क्या कहेंगे सब पार्टी में। मुझे सबसे मतलब नहीं है। और हाँ, आंखों में काजल तो लगाओ, मुझे तुम्हारी आंखें सूनी सी अच्छी नहीं लगती। उसकी बात याद आई तो झट से काजल की मोटी रेख आंखों में खींची। अपना रूप निहार रही थी कि मानो रवि ने आकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लिया। उसने शर्म से आंखें मूंद ली। हाय राम, मैं भी क्या सपने देखने लगी हूँ। सच अब जाना रवि मुझे कितना प्यार करता है। मैं ही उसके प्यार को समझ नहीं पाई। सोचते हुए आंखें खोल अपने भ्रम को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो भ्रम नहीं था। रवि ने सचमुच ही उसे अपने आंगलन में बांध रखा था। वो उठी और रवि के सीने से लग गई। आंखों से आंसुओं का एक सोता सा फूट पड़ा। रवि मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी गलत थी। अब मुझे समझ आया मैंने जो पाप किया, जाने उसका पश्चाताप होगा या नहीं, लेकिन मैं माँ से भी माफ़ी मांग लूँगी। वो नहीं देगी माफ़ी तब भी मैं उनसे माफ़ी मांगती रहूँगी। कभी तो मेरे पाप धुल जाएंगे। कहते हुए बिलख पड़ी। तुम्हारे पाप धुल गए बिटिया, इतने आंसू मेरी बहू बहाए ये मुझे मंजूर नहीं। सासू माँ की आवाज़ सुन लिया रिया चौंक पड़ी। जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। कमला जी बहू को उठाकर गले लगा लिया। तू बेटी है मेरी नहीं, यह कहकर ले गई थी तुझे और आज भी लेने आई हूँ। बेटा चल अपने घर चल। हाँ, लेकिन इस बार बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर। रिया इस बार ही गलती मैंने माफ़ कर दिया, अगली बार का नहीं। और कमला बिटिया के साथ कोई बदतमीजी हुई तो मेरा मरा मुंह भी नहीं देखने को तुम्हें। दादाजी बेटी को सख्त हिदायत देते हुए कहा तो रिया ने सर झुका लिया। हाँ, तेरे दादाजी सही कह रहे हैं बेटी, हम चाहते तो तुम्हें वहाँ ले जाकर पहुँचा सकते थे, लेकिन रवि और कमला जी को हमने बुलाया क्योंकि हम एक सीख और नए संस्कार के साथ विदा करना चाहते थे। दादी ने पोती को समझाया तो पोती दादी के गले लग गई। एक दिन बाद बेटी को फिर से विदा कर दादा दादी के आंखों में आंसू थे। पोती को बिछुओं का दर्द तो था, लेकिन अपनी गृहस्थी, अपने पति और माँ रूपी सास से पुनर्मिलन भी था।